हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 2 और 3 ऑफ अगस्त के सबसे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं बेसिकली 4 सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के ऊपर। हेलो, this lecture is presented by me. My name is जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है या मेरी किसी अन्य वीडियो के रिगार्डिंग आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो और अन्य जो वीडियोस होती हैं उसका जो करंट अफेयर का पीडीएफ होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, दैट इज @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। इसके अलावा मैंने और मेरी टीम ने फैसला लिया है कि हम लोग एक मंथली पीडीएफ देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। जैसे अभी जुलाई मंथ कंप्लीट हुआ है तो आपको कुछ ही दिनों के अंदर जुलाई का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, स्टेट प्लस एज वेल एज नेशनल न्यूज को कवर करने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है जतिन सिंगला 10103। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली न्यूज है ओबिचुरी से। राज्यसभा मेंबर हैं, राज्यसभा के एमपी हैं एंड फॉर्मर एसपी का मतलब है समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अमर सिंह, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है सिंगापुर के अंदर। ये काफी टाइम से अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे थे। क्लियर? तो यहां से 3 बातें निकल के आती है। हाल ही में राज्यसभा के कौन से एमपी की डेथ हुई है, दैट इज अमर सिंह। इसके अलावा ये इससे पहले समाजवादी पार्टी जो ज्यादातर एक्टिव है यूपी में, और आपको इनका चुनाव चिन्ह मिलेगा साइकिल। ओके, साइकिल। एट प्रेजेंट यूपी में जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है। बीजेपी से पहले जो रूलिंग पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी, जिनके मुखिया है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। क्लियर? ओके। या फिर क्वेश्चन इनके ऊपर बच्चों कुछ इस तरीके से बन सकता है, हाल ही में अमर सिंह की डेथ हुई है, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी नेशनल मीडिया है काफी टाइम से, पिछले लगभग 1 से 2 वीक जो है राफेल को कंप्लीटली कवर आउट कर रही है। तो उससे जुड़ी हुई कौन सी ऐसी 6 से 7 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखनी है। नंबर 1, इंडिया के पास एट प्रेजेंट टोटल कितने रफाल्स भेजे गए हैं, एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, वो है 5। ये पहली बात याद रखनी है। एयरबॉर्न का मतलब है कि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। ये एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी। ठीक है, ये एक फ्रांस की यानी कि एक फ्रेंच कंपनी है, इसका नाम याद रखनी है डसॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा जब ये फ्रांस से इंडिया तक का अपना सफर तय कर रही थी तो बीच में एक बार ये एक एयर स्पेस पे रुके थे, बीच में एक एयर स्टेशन पे रुके थे, और उस एयर स्टेशन का नाम था अल दफरा एयरबेस इन द यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक ही बार स्टॉप लिया था इन्होंने। क्लियर? नेक्स्ट। उसके बाद इन्होंने फाइनली जहां पर आकर अपना फुल स्टॉपेज मारा वो था भारत का हरियाणा के अंदर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। ये आपको तीसरा चौथा बात याद रखना है। नेक्स्ट, जब ये फ्रांस से चले तो पहले रुके यूएई से सीधा रुके भारत के हरियाणा में। तो पहली बार इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 5000 किलोमीटर का, और दूसरी बार कवर किया था वो था लगभग 2700 किलोमीटर का। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट। और ये किस स्क्वाड्रन में ऐड किया जा रहा है, ये पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्वाड्रन। देखिए, स्क्वाड्रन होता क्या है जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वाड्रन? स्क्वाड्रन का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ यूनिट। ये एक एयरफोर्स की यूनिट का नाम होता है। ओके, एयरफोर्स की यूनिट का नाम होता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा आपको एयरप्लेन मिलेंगे। क्लियर? उसको बोलते हैं स्क्वाड्रन। तो अब जिस एयर स्पेस यूनिट का, एयरफोर्स यूनिट का, भारत की इंडियन एयरफोर्स यूनिट का ये हिस्सा बनेगा, उसका नाम है 17 स्क्वाड्रन, दैट इज योर गोल्डन एरोस। 17 स्क्वाड्रन दैट इज गोल्डन एरो। ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं।
कि हाल ही में दसॉल्ट एयरबोर्न एयरस्पेस एयरक्राफ्ट हमारे पास आया है, दैट इज योर राफेल, और वो भारत के किस स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने वाला है, दैट इज 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस। इसके अलावा याद रखिएगा इस समय भारत के अंदर 32 जो है स्क्वाड्रन है, यानी कि एयरस्पेस यूनिट है। भारत को फ्यूचर के लिए लगभग 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, यानी कि अभी आप भारत के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने यूनिट की जरूरत है उससे कम है। एक्चुअल में जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये चाहते हैं कि भारत जो है 3 फ्रंट पे वॉर लड़ने के लिए रेडी होना चाहिए एनी टाइम। 3 फ्रंट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ चाइना हो गया, पाकिस्तान एक हो गया, चाइना थर्ड कोई भी हो सकता है। समटाइम ये नेपाल का थ्रेट आता है, समटाइम ये श्रीलंका का थ्रेट आता है, ठीक है। तो ये थर्ड फ्रंट कोई भी हो सकता है। तो 3 फ्रंट पे भारत को एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए कैपेबल होने के लिए मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, और एट प्रेजेंट इंडिया में 32 स्क्वाड्रन है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने 2020 के अंत तक लगभग अपने 14 स्क्वाड्रंस को पास आउट किया है। 14 स्क्वाड्रंस को पास आउट करने का मतलब क्या है, उन्हें रिटायर्ड किया है, उन्हें रिलीज किया है भारत से। क्लियर। एक टाइम के बाद आप एक एयर स्पेस को, एक अपने फाइटर जेट को जो है रिटायर्ड कर देते हो। क्लियर। तो मुख्यतः इस स्लाइड से 3 बातें याद रखनी है कि जो हमारा राफेल जहाज आया है वो फाइनली किसके द्वारा बनाया गया है, दसॉल्ट एविएशन के द्वारा, और भारत के किस स्क्वाड्रन को वो ज्वाइन करने वाला है, 17 स्क्वाड्रन, दैट इज गोल्डन एरो। भारत में एट प्रेजेंट कितने स्क्वाड्रन है, लगभग 32, और फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 42। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंटरनेशनल न्यूज से मैंने कवर की है। अरब यानी कि खाड़ी का एक देश है जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अरब के अंदर पहली बार अरब का पहला फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट किया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर दैट इज स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन ऑयल रिच गल्फ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी देश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फाइनली स्टार्ट्स इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर रिएक्टर। और आपको इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड बिर्क। बिर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अरेबियन लैंग्वेज के अंदर बिर्क का मतलब होता है ब्लेसिंग, ऐसी कोई शक्ति जो आपको आशीर्वाद के रूप में मिली है, यानी कि कोई पॉजिटिव पावर। तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या आएगा, हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्टार्ट किया है, दैट इज बिर्क। मेरी तरह आपके भी दिमाग में ये आएगा कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो ये ज्यादातर अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दूसरी जो गल्फ कंट्रीज है, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए, जरूरत के लिए सोलर पावर में यानी कि सौर ऊर्जा में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो खाड़ी के देश है वो ज्यादातर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए सोलर एनर्जी पर, सोलर पावर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि ये जो बिर्क न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है ये किनके द्वारा लगाया गया है। ठीक है, 2 कंपनीज है, वन इज कॉल्ड एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड सेकंड है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड KEPCO, किप्सो बोलते हैं जिसको। एक है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन प्लस दूसरी है कोरिया इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन। इन दोनों के द्वारा मिलकर लगाया जाएगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 1400 यानी कि 1400 मेगावाट। क्लियर होगी बात। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 2017 में लगना था, लेकिन ड्यू टू सम सिक्योरिटी, ठीक है, इसको डिले किया गया और ये फाइनली अब जुलाई के लास्ट में अरब के अंदर लगने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में किस अरब वर्ल्ड के अंदर, किस अरब कंट्री के अंदर उसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा यूएई ने हाल ही में अपना फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च किया है, फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड होप प्रोब।
होप प्रोब, ये याद रखिए। यूएई ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड होप प्रोब। इसके अलावा चाइना ने भी सबसे पहला अपना इंडिपेंडेंट मार्स मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड तियानवेन प्रथम। ओके, हाल ही में यूएसए ने भी अपना एक मार्स मिशन लॉन्च किया है नासा के द्वारा, दैट इज कॉल्ड प्रिजर्वेंस। ये 3 मार्स मिशन में से एक आपको एग्जाम में मिलेगा। यूएई का पहला मार्स मिशन है, चाइना का पहला इंडिपेंडेंट मार्स मिशन है, यूएसए का पहला नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नोवल कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट मीन 1 मास्क मैनी लाइव्स। क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा 1 मास्क मैनी लाइफ यानी कि एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन लॉन्च किया गया है कोविड-19 के अवेयरनेस के लिए। और ये कैंपेन चलाया गया 1 से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा और इसको चलाया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री श्री भूपेंद्र सिंह लॉन्च्ड अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन दैट इज एक मास्क अनेक जिंदगी फ्रॉम 1 अगस्त टू 15 अगस्त। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के शहरी निर्माण और विकास कार्य के मंत्रालय के मुखिया श्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका मतलब है एक मास्क अनेक जिंदगी, और ये चलेगा 1 से 15 अगस्त के बीच में। इससे अलावा पंजाब के अंदर भी एक कैंपेन चलाया गया था और अभी भी रूलिंग चल रहा है वो, दैट इज कॉल्ड मिशन फतेह। मिशन फतेह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अब इसकी थोड़ी हाइलाइट्स देख लेते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी मीन्स 1 मास्क मैनी लाइफ। दिस स्कीम विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेयरिंग मास्क एज प्रिवेंशन फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो है कोविड-19 के केसेस में लगभग पिछले 1 मंथ के अंदर 33 से 34% की इंक्रीज हुआ है। एट प्रेजेंट भारत के अंदर लगभग 18 लाख कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जो वर्ल्ड मीटर पे भारत को 2nd पोजीशन पे रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बीजेपी के रूलिंग सीएम है। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश का। एक्चुअल में ये गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। जैसा कि आपको जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, लालजी टंडन। तो उनकी मृत्यु के बाद हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने यूपी की जो गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया है। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी आज का सबसे बड़ा न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट बनने वाला है जिसके अंदर 3 कैपिटल्स होंगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, 3 राजधानियां होंगी। ये प्रपोजल काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब फाइनली गवर्नर के द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई है। आंध्र प्रदेश गवर्नर क्लियर द 3 स्टेट यानी कि 3 स्टेट कैपिटल बिल एंड CRTA रिपेल बिल्स 2020। अब इसका मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है विश्वाभूषण हरिचंदन gives his assent to the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Region Bill। अब इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वाभूषण ने जिस बिल को स्वीकृति, असेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों मंजूरी देना, उस बिल का नाम क्या है? उस बिल का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्तियों का विखंडन। ज्यादातर स्टेट्स में आपको जो कैपिटल है वो एक ही जगह मिलती है, ठीक है, और कैपिटल के अंदर ही आपको लेजिस्लेचर मिलेगी, वहीं आपको जुडिशरी मिलेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पंजाब।
अब पंजाब की कैपिटल आपको मिलेगी चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब की हाई कोर्ट आपको कहां मिलेगी? चंडीगढ़ के अंदर। पंजाब की आपको विधानसभा कहां मिलेगी? चंडीगढ़ के अंदर। तो यानी कि जो 3 मुख्य अंग है वो आपको एक ही जगह मिलते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में यह बिल पास हुआ है कि जो कैपिटल के अंदर शक्तियां होती है उसका विखंडन किया जाए, उसे स्टेट के अलग अलग हिस्सों में फैलाया जाए ताकि स्टेट के उन एरियो का डेवलपमेंट हो सके। क्लियर? अब ये कौन कौन सी 3 कैपिटल होंगी आंध्र प्रदेश की, जरा याद रखिएगा। एक कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की अमरावती, एक होगी करनौल और तीसरी होगी विशाखापट्टनम। अमरावती के अंदर आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर होगी यानी कि विधानसभा, ठीक है, और इसके अलावा विधान परिषद। और करनौल के अंदर होगी जुडिशरी यानी कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट होगी। और विशाखापट्टनम के अंदर एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी यानी कि जितना भी ब्यूरोक्रेसी है वो सारा का सारा विशाखापट्टनम के अंदर बैठेगा। क्लियर होगी बात? तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जो आंध्र प्रदेश को इस बात की सशक्तिकरण करता है कि वो अपनी स्टेट के अंदर 3 कैपिटल्स बना सकता है, अमरावती, करनौल एंड विशाखापट्टनम। अमरावती के अंदर लेजिस्लेटिव होगी, करनौल के अंदर जुडिशरी होगी और याद रखिए विशाखापट्टनम के अंदर एग्जीक्यूटिव होगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम याद रखना है विश्वास भूषण हरिचंद्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश की कुछ स्टैटिक चीजें याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है नीम, स्टेट फ्लावर है वाटर लिलीज, स्टेट एनिमल्स है ब्लैक बक जो पंजाब का भी है। क्लियर? स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर। ये कुछ बातें याद रखिए। ज्यादातर आपको याद रखना है सीएम का नेम प्लस गवर्नर का नेम। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके भारत के एक यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने हाल ही में एक बुकलेट जारी किया है जो बात करता है बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एक्चुअल में क्या था, भारत के केंद्रीय मंत्री रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था DILRMP, जिसका मतलब क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। यानी कि भारत को डिजिटलाइज बनाना है। आपको पता है भारत एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत साल पहले। उसी के तहत हर एक चीज को डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। उनमें से एक प्रोग्राम था दैट इज कॉल्ड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ज्यादातर हमारे जो रूरल एरिया होते हैं वहां पर जो लैंड का रिकॉर्ड होता है ना वो आपको मैनुअल मिलता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के टर्म इसको बोलते हैं फर्द। ठीक है, लेकिन अब ये लैंड रिकॉर्ड बहुत सारी स्टेट्स के अंदर खासकर सेंट्रल इंडिया के अंदर डिजिटली हो गया है। क्लियर? तो इस लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को कौन कौन से बड़े डिसीजन लेने पड़े, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने पड़े, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट उनकी स्पीचेस है, स्टेप्स है, उन सब का जो आपको ब्यौरा है इस बुकलेट के अंदर मिलेगा। दैट इज योर्स बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय के द्वारा एक बुकलेट जारी किया गया ऑन द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर। तो ये रिकॉर्ड जारी किया गया है, बुकलेट जारी किया गया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 अगस्त 1 से लेकर 7 तक। एक्चुअल में 1 ऑफ वीक को यह मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। क्लियर? चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहले तो इसकी डेट याद रखिए, 1 वीक ऑफ अगस्त यानी कि 1 अगस्त से लेकर लगभग 7 अगस्त तक। ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 1 वीक ऑफ अगस्त भी हो सकता है, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक भी हो सकता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक is celebrated annually from 1st of August to 7th of August around 120 countries in the world। लगभग 120 से ज्यादा देशों के बीच में यह बनाया जाता है। The day is celebrated to encourage
ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंप्रूव द बेबीज हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड। ये एक तरीके से अवेयर करता है हमारे समाज के अंदर कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टरेट ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग कि एक जो जिसको न्यू बॉर्न बेबी हम लोग बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, उनके लिए जो सबसे ज्यादा मेडिसिनल का काम करता है, जरूरी काम करता है, वो एक मदर का मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है। तो उसको अवेयर करने के लिए बेसिकली ये वीक जो है मनाया जाता है। 2020 का जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसकी थीम याद रखिए, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। जब भी आप कोई डे सेलिब्रेट करते हो तो साथ में उसकी थीम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। क्लियर? ये डे जो है 1990 से मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बुक लॉन्च करी गई है, बुक का नाम है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, और ये डेब्यू बुक है, और ये बुक लिखी गई है ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड होता है ऑस्कर विनिंग या अकेडमिक अवार्ड बोलते हैं जिसको, और एक्टर का नाम है मैथ्यू। तो याद रखिए हॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनका नाम है मैथ्यू, और ये एक ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं। इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है ग्रीन लाइट्स। ठीक है, पूरा नाम है मैथ्यू मैकेंजे। मैथ्यू मैकेंजे डिस्क्राइब्ड ग्रीन लाइट as a album, a record, and the story of his life. He shared his anecdotes, poems, and life lesson in this book. इस बुक के अंदर उन्होंने अपनी जीवनी के ऊपर लिखा है। बेसिकली आपको मोटे मोटे तौर पर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि द ग्रीन लाइट बुक वॉज रिटन बाय मैथ्यू मैकेंजे। क्लियर? नेक्स्ट, ये कुछ न्यूज हैं जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, जिसका हाल ही में नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। पहली न्यूज क्या है? एक कैंपेन चलाया गया है, कैंपेन का नाम है दे स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। क्लियर? क्लियर। अब ये कैंपेन क्या है? देखिए कोविड-19 की वजह से भारत में एक कैंपेन चलाया गया था, दैट इज वंदे भारत। अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं मेरी दिल्ली की, उसके दौरान हमारे जो फॉरेन में फंसे हुए, विदेशों में फंसे हुए नागरिक थे, ज्यादातर उनमें से स्टूडेंट थे, उन्हें इंडिया वापस लाया गया है। अगर वो इंडिया वापस आ गए तो वो अपनी स्टडी कैसे करेंगे? क्लियर? तो एक कैंपेन चलाया गया दैट इज कि वो इंडिया में ही रहेंगे और इंडिया में ही स्टडी करेंगे। क्लियर? अब इस चीज के लिए एक कमेटी सेटअप करी गई है। कमेटी का मतलब क्या है? कुछ बंदों का एक तरीके का ग्रुप सेटअप किया गया है, और ये ग्रुप सेटअप किया गया है अंडर द चेयरमैन ऑफ यूजीसी डीपी सिंह। अब ये ग्रुप बताएगा एचआरडी मिनिस्ट्री को कि हमारे जो फॉरेन से बच्चे आए हैं वो इंडिया में ही रहकर अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बारे में आपको रिपोर्ट पेश करनी है। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। दे स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कमेटी सेटअप बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री टू फॉर्म गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन measures for the student to study and stay in India as headed by the DP Singh which is the chairman of UGC। क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है किस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए? दे स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, जिसका मतलब है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे स्टूडेंट इंडिया में फंसे हुए हैं वो किस तरीके से इंडिया में ही रहकर अब्रॉड की अपनी स्टडी कर सकते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन बनाया गया यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह को। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए या उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया दैट इज कॉल्ड मनोदर्पण। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में मनोदर्पण विच इज ए इनिशिएटिव लॉन्च्ड फॉर द मेंटल हेल्थ, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इट इज लॉन्च्ड बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक देते रहिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।